आज भी उसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं थक गई हूँ, अब नहीं सह सकती। मेरी हर छोटी बड़ी गलती पर ये पूरे परिवार के सामने बेइज्जती करने लगते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। वो रो पड़ी बोलते बोलते। रो मत बेटा, तू घर चली आ। बहुत देखे हैं ऐसे। तू पढ़ी लिखी है, किसी की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन में ही इन लोगों की अकल ठिकाने लग जाएगी, देखना फिर। और अगर ना भी लगी तो तलाक का रास्ता तो खुला है ना। बहुत सह लिया तूने, अब नहीं। माँ उसे दिलासा दे रही थी। वो हिचकियाँ लेकर रोती रही और फिर अपना सामान समेटने लगी। नीरज उसे सामान पैक करते हुए देखकर बोला, कहाँ की तैयारी है? आपसे मतलब? आपने मुझे कभी बताया कि आप कब और कहाँ जाते हैं? अपनी फैमिली के सामने मुझे बेइज्जत करने समय सोचते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। बस करो नीरज, बहुत हो चुका। अब मैं एक पल के लिए यहाँ नहीं रहूँगी। वो हमारा परिवार है नीरा, और तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए डांट रहा था। तुमने बाबूजी से बहस ना की होती तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तुम मुझे उकसा रही थी। वो बहुत देर तक उसे मनाने की कोशिश में लगा रहा, पर निधि तो जैसे कसम खाकर बैठी थी। कब ऑटो किया, कब बाहर निकली, कब ट्रेन में बैठी, उसे कुछ होश नहीं। बस इतना याद है कि नीरज बहुत देर तक उसे खड़ा देखता रहा जाते हुए। गुस्से ने उसके सोचने समझने की शक्ति जैसे छीन सी ली थी। माँ के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तू चली आ, बहुत सह चुकी। नीरज से उसकी शादी हुए 2 साल हो चुके थे। नीरज अपने माता पिता का एकमात्र बेटा था। एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। नीरा अपने घर में 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और बेहद लाडली थी। शुरू में ससुराल में सब ने उसे हाथों हाथ लिया, पर वो तो केवल नीरज को ही अपना मानती। बाकी लोगों से उसे कोई मतलब ही नहीं था। नीरज उसे जितना समझाता वो उतना ही उल्टा करती और 2 की चाल लगाकर अपनी माँ को फ़ोन पर बताती। वो भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने की सलाह देती, जिसका असर ये हुआ कि नीरा अपने को कभी जोड़ ही नहीं पाई। उसे सब दुश्मन से लगते। धीरे धीरे सास ससुर ने तो जैसे चुप्पी साध ली। वो कोशिश करते कि नीरा से कम बात करे। आज भी वो कहीं जा रही थी तो बाबूजी ने अकेले जाने से मना किया। बेटा, तुम उस इलाके से परिचित नहीं हो, एक बार नीरज आ जाए फिर चली जाना। बस फिर क्या था, उसके मुंह में जो आया बोलती गई। आप मुझे जाने से मना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैं कुछ गलत काम करने जा रही हूँ? कोई दूध पीती बच्ची हूँ कि अब हर जगह मैं नीरज का हाथ पकड़कर चलूँगी? आप मेरे व्यक्तिगत जीवन में मत घुसिए। नीरज से भी उसने 2 की चाल लगाई, पर वो उसकी रोज़ की हरकतों से वाकिफ था, तो उसने उसे बाबूजी से तमीज़ से पेश आने को बोला। ये बात उसे नागवार गुजरी। वो भड़क उठी। उसे लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी और घर छोड़ दिया। माँ पापा का प्यार और नई भाभीियों की मनुहार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया था। अब वो खुश थी कि अपनी ससुराल से पीछा छूटा। ट्रेन तेजी से दौड़ी जा रही थी और उसके और नीरज के बीच की दूरियों को बढ़ा रही थी। 2-3 बार नीरज की कॉल उसने रिजेक्ट कर दिया, पर माँ उन्होंने उसे कॉल क्यों नहीं की, जबकि वो जानती है कि वो आ रही है। गुस्सा शांत होने पर उसे अब उसकी नीरज की याद भी आने लगी थी, पर वो नहीं जाएगी वापस। देखते देखते वो अपने मायके की ज़मीन पर थी, जहाँ उसे लेने कोई नहीं आया था, जो उसके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। स्टेशन से घर तक जाने के लिए उसने ऑटो लिया। बीच में बड़ी हवेली के पास से गुजरते समय उसे बड़ी अम्मा की याद आ गई। आज शायद कुछ है हवेली में, बड़ी रौनक दिख रही है। घर जाकर माँ से पूछेगी।
घर के दरवाजे बंद थे। नीरा का दिल तेजी से धड़क गया। किसी अनहोनी की आशंका से घिरी हुई वो घर के अंदर दाखिल हुई। पहले जब भी आती थी तो तीनों में से कोई ना कोई भाई उसे लेने जरूर स्टेशन जाता था। आज क्या बात है, अंदर का माहौल भी खींचा खींचा सा था। दोनों छोटी भाभियों ने उसे देखकर फीकी सी मुस्कान फेंकी और अपने कमरे की तरफ चल दी। बड़ी भाभी ने उसके हाथ से बैग लिया और बैठने को बोला। भाभी, बात क्या है? क्या हुआ है सबको? पहले तो घर के आंगन से आप तीनों की हंसी की आवाज़ गूंजा करती थी और आज दोनों भाभी मुझे देखकर भी मिलने नहीं आई। यहाँ तक कि मुझे लेने भी कोई नहीं आया। कुछ नहीं नीरू, तू अभी थक कर आई है। जा, माँ पापा तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बाद में बातें होती रहेंगी। बड़ी भाभी उससे उम्र में बहुत बड़ी थी। वो उन्हें माँ की तरह ही प्यार करती थी और उनके स्वभाव से परिचित थी कि कोई भी ऐसी बात जो कड़वी हो भाभी उसे नहीं बताएंगी। थोड़ी देर में ही वो समझ गई कि रिश्तों में दरार आ गई है। इस बात का सबूत आंगन में 2 किचन बता रहे थे। यही वो बात थी जो शायद बड़ी भाभी उसे अपने मुंह से बताना नहीं चाह रही थी। वो अपना बैग लेकर माँ के कमरे की तरफ चल दी, पर तभी एक और झटका लगा। भाभी ने उसे छत पे बने कमरे की ओर इशारा करके वहाँ जाने को बोला, पर भाभी माँ का कमरा तो नहीं नीरू, अब माँ पापा मेरे साथ रहते हैं ऊपर। तू चल, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ढेर सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। इतना सब हो गया और माँ ने मुझे बताया भी नहीं। एक मैं हूँ जो अपनी सारी बातें उनको बताती हूँ। अभी जाकर माँ से पूछती हूँ। ऊपर पहुँचकर वो माँ के गले लग गई। इतना सब कहना था, पूछना था, पर बोलती इससे पहले ही माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, अभी अभी सोए हैं, हम बाद में बात करेंगे। अब तो तुम्हें यहीं रहना है ना, तो आराम से सारी बातें करेंगे। मन की बात मन में ही रह गई। उसके लिए भाभी ने उसकी भतीजी के कमरे में बिस्तर लगा दिया। दिन भर की थकान और तनाव के कारण उसे कब नींद ने घेरा पता ही नहीं चला। दूसरे दिन नीचे से आई तेज आवाज़ों ने उसकी नींद तोड़ी। मझले भैया जोर जोर से चिल्लाकर छोटे को अपनी तरफ से गाड़ी हटाने को बोल रहे थे। छोटे भैया कुछ बोलते इससे पहले ही छोटी भाभी ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वो आवोक सी खड़ी हुई देखती रह गई। ये लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं? रिश्तों की कोई मर्यादा होती है कि नहीं? बड़े जेठ हैं और हिम्मत कैसे हो गई छोटी भाभी की? अभी जाकर बात करती हूँ। वो गुस्से में नीचे को चल दी, पर माँ ने उसे बीच में रोक दिया। नीरू, ये उनका मसला है, तुझे बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर माँ, मर्यादा नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं? अच्छा, माँ ने उसे देखा। उनकी अंतर्भेदी नज़रों से वो पानी पानी सी होकर वापस कमरे में चली गई। कहने को आज पहला ही दिन था उसका इस घर में, जहाँ उसने जन्म लिया था, जहाँ उसके माँ पापा थे, पर पता नहीं क्यों सबकी नज़रों में एक खालीपन सा था। उसका कमरा भी अब दूसरे भाई के हिस्से में चला गया था और वो एक अनपेक्षित मेहमान की तरह अपनी भतीजी के कमरे में अपने बैग को एक जगह देने की कोशिश में लगी हुई थी। पापा से कोई भी तनाव वाली बात ना करे, ये हिदायत माँ और भाभी दोनों सुबह से 2 बार दे चुके थे। कहाँ तो उसने सोचा था कि वो पहुँचेगी तो तीनों भाई उसे सराखों पर ले लेंगे, और कहाँ ये सब देखने को मिल रहा है। बड़े भैया ने भी संक्षिप्त सी बातें की, जैसे मानो किसी को पड़ी ही नहीं है उसकी और ना ही उसकी परेशानियों की। उसका सारा सोचा हुआ पानी में मिल गया। सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। माँ से कितनी सारी बातें करनी थी, पर वो भी मानो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। अब उसे रह रहकर अपने घर और नीरज की याद आने लगी। माँ, ये हवेली क्यों सज रही है? कल रास्ते में देखा। और बड़ी अम्मा कैसी हैं? जगत के बेटे की शादी है, उसी की तैयारी हो रही है। कल चलना है सबको।
मैं तो शायद नहीं जा पाऊंगी, तेरे पापा की हालत ठीक नहीं है, पर तुम और बहू चले जाना। बड़ी अम्मा भी अब अपने दिन गिन रही हैं, कल जाओगी तो मिल लेना, पता नहीं कितने दिन की मेहमान है। अब माँ ने लंबी सांस लेकर कहा, नीरा बचपन से हॉस्टल में पढ़ी थी, पर जब गर्मियों की छुट्टियों में घर आती तो बड़ी हवेली जरूर जाती। ठाकुर चाचा और उसके पिता बचपन के दोस्त थे। बड़ी अम्मा ठाकुर चाचा की बहन थी, जो अपने पति से अलग होकर हवेली में ही रहती थी। निसंतान बड़ी अम्मा की पूरी दुनिया उनके भाई भतीजे ही थे। बड़ी अम्मा से नीरा को भी लगाव था। उनसे मिलने के लिए वो हवेली में जाने की सोचने लगती है। दूसरे दिन सभी अपने में व्यस्त थे, तभी वो माँ के पास गई। माँ, आप सभी बिजी हैं और शादी तो शाम को है ना, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए बड़ी हवेली हो आऊँ, शाम को फिर बड़ी अम्मा के पास बैठने का समय मिले ना मिले। ठीक है बेटा, हो आओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। माँ से स्वीकृति लेकर वो हवेली पहुँचती है, जहाँ शाम की तैयारियों में सभी लगे हुए हैं। ठाकुर चाचा और बाकी लोगों से मिलकर वो बड़ी अम्मा का हाल पूछने उनके कमरे की तरफ चल देती है। बचपन से इस जगह आती है तो हवेली के छप्पे छप्पे से वाकिफ है। बड़ी अम्मा के कमरे में बड़ा सा ताला देखकर वो चौंक जाती है। कहीं पर माँ ने तो बोला है कि फिर बड़ी अम्मा कहाँ चली गई। तभी एक नौकर उसे आता हुआ दिखा। उसने रोककर बड़ी अम्मा के बारे में पूछा तो वो सकपकाया, फिर उसे ले जाकर पीछे नौकरों की तरफ वाले हिस्से में एक छोटे से कमरे में छोड़कर चला गया। बड़ी अम्मा यहाँ इस हाल में वो रो पड़ी। टूटी सी चारपाई पर एक बेहद कमज़ोर काया पड़ी हुई थी। क्या स्थिति हो गई इनकी। उसने अपने बचपन में इस हवेली में उनका रुतबा देखा था और आज वो नौकरों के कमरे में। तभी उनकी खांसी से वो जैसे वर्तमान में आई। अम्मा, मैं पानी देती हूँ, कहकर वो कमरे में पानी ढूंढने लगी। चारपाई के पास ही एक पुरानी सी सुराही के ऊपर गिलास ढका हुआ था। नीरा ने जल्दी से पानी दिया। वो थोड़े से सहारे से उठी और पानी पीकर निढाल हो गई। कौन है? अपनी बूढ़ी आंखों को नीरा के चेहरे पर केंद्रित करते हुए बोली। अम्मा, मैं नीरू। नीरू बिटिया, तू? हाँ अम्मा, पर आपकी ये हालत और आप यहाँ कैसे? मैं अभी ठाकुर चाचा से बात करती हूँ। रुक नीरू, किसी से कुछ मत बोल, मुझे मेरे कर्मों का फल भुगतना है। अच्छा है यहीं भुगत जाऊँ। ऐसा क्या किया आपने? किया है बेटा, अपने जीते जी अपने पति का घर छोड़कर पाप किया है, वो भी केवल अभिमान के कारण। नीरा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बड़ी अम्मा ने फिर से बोलना शुरू किया। नीरू, मैं अपने पिता की बेहद लाडली थी। जिस समय लोग अपनी बेटियों को स्कूल भी नहीं भेजते थे, उस समय मेरे पिता ने मुझे हॉस्टल में रखकर पढ़ाया था, घुड़सवारी और निशानेबाजी सिखाई थी। मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी, मुझे सब सिखाया गया था। बस शादी के बाद पति के घर में कैसे रहना है ये नहीं सिखाया गया था। मैं जिद्दी और घमंडी हो गई थी। मेरे पिता ने मेरी शादी में दिल खोलकर खर्चा किया, ज़रूरत की सारी चीज़ें दी, बस मुझे संस्कार देना भूल गए। एक दिन मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे से मेरी दीवार घड़ी, जो मुझे मेरे पिता ने विलायत से मंगवा कर दी थी, उठाकर बैठक में टंगवा दी। बस फिर क्या था, मैंने आओ देखा न ताओ, ये भी नहीं सोचा कि उस समय वहाँ कितने लोग मौजूद हैं। बाहर जाकर अपनी घड़ी उतार लाई और उनको सबके सामने भिखारी बोला। मेरे पति ने उनसे माफ़ी मांगने को बोला, पर मैं अपने अभिमान में चूर थी, बहुत घमंड था। अपने पिता की दौलत पर झुकने से अच्छा उस घर को छोड़ना ज़्यादा सही लगा। यहाँ चली आई हमेशा के लिए। पहले तो एक दो बार उन लोगों के संदेश भी आए, फिर बाद में वो भी आना बंद हो गए। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आज अपने घर में होती तो नाती पोते वाली होती, मेरी भी इज्जत होती। जब तक मेरे पिता और भाइयों का चला, मेरी भी हवेली में चली, पर अब भतीजों का राज है। आजकल कोई अपने माँ बाप को
ही नहीं पूछता है तो मैं क्या चीज़ हूँ। जब से बीमार हुई यहाँ डाल दिया, कहते हैं बीमारी फैलेगी। बड़ी अम्मा फिर से खांसने लगी थी। नीरा सन्न रह गई थी। क्या बोलती, वापस घर आ गई। शाम को बेमन से शादी में शामिल हुई, पर अब मन कहीं और था। रात में कब सोई पता नहीं। वो शीशे के सामने खड़ी है, एकदम से बूढ़ी हो गई। सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर। ये जगह कौन सी है? स्टोर रूम। यहाँ तो कबाड़ रखते हैं। वो यहाँ क्यों है? तेज खांसी आ रही है। पानी पानी, पसीने में लथपथ उसकी नींद खुल जाती है। क्या हुआ नीरू, कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ उसे पानी देकर पूछती है। ओह हाँ, नहीं, वो अभी भी पसीना पोंछ रही है। अच्छा सुन, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर तेरा सामान स्टोर वाले कमरे में लगा ले। वो क्या है ना, अब तुम्हें यहीं रहना है तो अलग कमरा तो चाहिए ना, तो मैंने स्टोर की सफाई करा दी है, आज से तू वहीं रहेगी। वो चौंक जाती है। कहाँ नीरज और उसका एसी बेडरूम, और कहाँ वो स्टोर रूम। उसे अपना सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो फिर से पसीने में नहा जाती है। माँ से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे रोना आ जाता है। अब अपनी सारी गलतियाँ शिद्दत से याद आने लगती है। उस दिन भी तो बाबूजी उसके और नीरज के बीच बचाव ही कर रहे थे, जब वो उन्हें मारने झपटी थी। अगर नीरज बीच में नहीं आते तो उसका हाथ उठ चुका था। इसी कारण नीरज मजबूर हो गए थे उस पर हाथ उठाने को। भी औलाद अपने पिता की बेइज्जती कैसे देख लेता, पर वो ये छिपा गई थी। आज सब याद आ रहा था। नीरज बेहद याद आ रहे थे, और घर भी। उसने अपना मोबाइल उठाया। नीरज की ढेर सारी मिस कॉल पड़ी थी, जिसे उसने गुस्से में नहीं उठाया था। आज हिम्मत करके कॉल की। दूसरी तरफ से नीरज की आवाज़ आई। नीरा, कोई ऐसा करता है क्या? मुझे माफ़ कर दो और घर लौटाओ। मुझे और इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। उसकी आवाज़ सुनकर नीरा की हिचकियाँ बंद गई। बहुत देर तक रोती रही, फिर आने का वादा करके फ़ोन रख दिया। उसने फैसला ले लिया था, वो हवेली वाली अम्मा नहीं बनेगी। माँ, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। आप स्टोर रूम में वापस सामान रखवा दीजिए। गर्भ मिश्रित उसकी बात सुनकर माँ बोली, अरे तू वापस नहीं जाएगी? कभी नहीं। सोच ले, फिर मत कहना। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे नीरा नहीं देख पाई। नहीं माँ, मैं जा रही हूँ अपने घर। वो मेरा घर है और अब कभी कुछ नहीं कहूँगी। वो मुस्कुराते हुए नहाने चल दी। करीब 2 घंटे बाद उसने स्टेशन के लिए कैब बुलवाई। माँ ने ढेर सारी चीज़ें बांधी। वो सबसे मिलकर चल दी। 5 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि शायद उसका मोबाइल घर में ही छूट गया है। वो वापस घर की तरफ बढ़ी, तभी अंदर से आती आवाज़ों ने उसके कदम रोक दिए। माँ और तीनों भाभियाँ आंगन में बैठी हंस रही थी। छोटी भाभी बोली, मान गए आपको माँ, क्या सबक सिखाया है आपने नीरू दी को। और सबसे कठिन रोल तो पापा जी का था। बेचारे 2 दिन बिस्तर पर पड़े रहे। क्या करती मैं? अगर उनका बस चलता तो अपनी लाडली को पहले ही दिन सब सच बता देते, और वो कभी वापस नहीं जाती। इसलिए उनसे दूर रखना ही ठीक था। मैं नीरू को जानती हूँ, वो जिद्दी है। जब तक उसे सामने से कोई चीज़ न दिखाओ समझती नहीं है। इसलिए मायके का ये रूप भी दिखाना ज़रूरी था। एक ही दिन में 2 किचन बनाना और तुम सब का इस तरह एक दूसरे से लड़ना भी तो हमारी योजना का हिस्सा ही था। पर बेचारी नीरू दी, हम सब ने उनके साथ सही नहीं किया। मजली भाभी बोली, बच्चे जब छोटे होते हैं तो कड़वी दवा देने के लिए कभी कभी माँ को उनकी नाक भी बंद करनी होती है, पर वो उसके फ़ायदे लिए होता है। नीरू को राखी पर बुला लेंगे। अब उसकी अक्ल ठिकाने आ चुकी है। वो ठीक से ससुराल में रहेगी। अगर उसे पहले समझाती तो वो मुझे ही दुश्मन समझती, पर अब सब ठीक है। पर एक बात समझ नहीं आई, अभी तो दूसरा ही दिन था। नीरू इतनी जल्दी कैसे चली गई? बड़ी भाभी ने बोला। नीरा की आंखें छलक गई।
उसे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, पर उसके मायके में सब ठीक है इस बात से उसे बहुत राहत मिली। तभी उसके पर्स के अंदर से मोबाइल बज उठा। यार नीरा, कितने बजे की ट्रेन है बता देना, मैं लेने पहुंच जाऊंगा। जी अभी बताती हूँ, कहकर वो वापस कैब की तरफ चल पड़ी। सच में दोस्तों, एक औरत को इज्जत और सम्मान सिर्फ उसके ससुराल में ही मिल सकता है, मायके में कितना भी क्यों ना भरा रहे, लेकिन वो प्यार सम्मान कभी नहीं मिलता एक औरत को। आपको मेरी बातों से कितनी संतुष्टि है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।